हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे शीत युद्ध पर, कोल्ड वार पर। तो दोस्तों एक कोल्ड वार की जो पूरी कहानी थी, इसके कुछ पार्ट पर हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने इसके पहले वाले भाग में, इसके चूंकि मैंने लास्ट में एक लंबा सेशन होने के कारण इसके 2 भाग किए थे, है ना। तो पहले वाले भाग में हमने इसके अर्थ परिभाषा और इसके जो कुछ स्टेजेस में किन किन चरणों में इसका उदय हुआ था और किस प्रकार के कैसे इसका समापन हुआ है, उन सब पर हमने चर्चा की थी इसके प्रथम भाग में। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। अगर अभी तक आपने वो लिंक वो वाला पार्ट, इसका फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है, तो दोस्तों पहले उसे जाकर के देख लीजिए, जिससे कि शीत युद्ध पर एक पूरी कहानी आपको समझ में आ सके। उस कहानी का पहले वाले भाग का ही ये निरंतर रूप है, उसका अगला पार्ट है। अगर आप पहले वाले भाग को देखने के बाद अगर इस पार्ट को देखेंगे तो आपको इसके पूरे एक कहानी एक अच्छे से कंप्लीटली समझ आने वाली है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मैं प्रति सेशन में करते आया हूं, प्रत्येक सेशन में बताता हूं आप लोगों को कि अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थात ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप ये शीत युद्ध वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपके बीए सेकेंड ईयर के अलावा, बीए थर्ड ईयर के अलावा अगर सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी अगर आपको आपके सिलेबस में ये पढ़ने को मिल रहा है, तो भी आप निश्चित रूप से आप इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। या फिर एमए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एलएलबी या बीए एलएलबी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भी अगर आप अपने टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों ये सेशन आपके लिए उतने ही रूप से उपयोगी होंगे जितने कि बीए थर्ड ईयर वालों के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं शीत युद्ध के अगले पार्ट में। जैसा कि हमने देखा था कि इसका सेकंड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड यूनिट का बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक अर्थात कि लास्ट टॉपिक है। इसके तुरंत बाद में हम थर्ड यूनिट पर आ जाएंगे, है ना। तो दोस्तों इसके पहले वाले भाग में हमने इसके 2 पॉइंटों पर चर्चा कर चुके थे। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था और उसका समापन भी कैसे हुआ, तो हमने विशेषकर 5 चरणों को देखा था, है ना। तो और आज के सेकंड पार्ट में ये हम जो है फर्स्ट भाग में भाग 1 में कवर कर चुके हैं, भाग 1 में कवर कर चुके हैं। और ये दोनों पॉइंट जो है दोस्तों ये भाग 2 में कवर करेंगे। क्लियर है? ये भाग 2 में इन पॉइंटों को कवर करेंगे, जिसमें हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों को जानेंगे और साथ में शीत युद्ध का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिणाम हुआ है उसका, उसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे सेशन की एक विशेषता, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो यही है कि हम प्रति टॉपिक को सभी जितने भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, सभी सब्जेक्ट जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए। इसके अलावा स्टडी पूरे विस्तार से दोस्तों हम यहाँ पर करवाते हैं। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि टाइम बाउंडेशन की हमें 15 मिनट का सेशन लेना है या आधे घंटे का लेना है ना। बस आप लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई टॉपिक बड़ा भी होता है तो हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बट छोटा करने का प्रयास हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जिस टॉपिक की जितनी लेंथ है उस लेंथ के अनुसार ही हम आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये सब हम स्टडी इस पर सब पे हम डिस्कस कर चुके थे। शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध का प्रारंभ भी हम डिस्कस कर चुके थे। 5 चरणों की हमने कल वाले सेशन में चर्चा की थी। नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपकी लिंक कंप्लीटली बन जाए। देखिए इस प्रकार से प्रत्येक चरण को हमने पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया था, प्रत्येक चरण को, है ना। चलिए तो इसी के साथ में अब डायरेक्टली हम उस पार्ट पर मूव करेंगे जहां से हमने सेशन को छोड़ा था लास्ट टाइम। चलिए डायरेक्ट वहीं मूव करते हैं दोस्तों, उसी स्लाइड पर पहुंचते हैं। ओके, यहां तक हमने स्टडी कर ली थी, यहां तक समझ लिया था। अब हमारा जो अगला इस पार्ट का सेशन स्टार्ट होगा वो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों को पर होगा। चलिए पहले इसको पूरे को ओपन कर लेते हैं। लगभग हम इसमें 7 पॉइंटों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों इसको पहले समझिए आप लोग। शीत युद्ध का हमने अर्थ समझा, है ना, कि शीत युद्ध क्या था, विचारों के माध्यम से लड़ा जाने वाला, व्यक्ति के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। अब चूंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो एक दूसरा विश्व युद्ध एक महायुद्ध था, जिसमें लगभग पूरे विश्व ने भाग लिया था, लगभग पूरे विश्व ने।
तो उस पूरे विश्व में भी दो गुट हो चुके थे, पूरा विश्व लगभग दो गुटों में बढ़ चुका था। अब दो गुटों में मतलब कि एक तरह से एक गुट जो था वो था दोस्तों पूंजीवादी गुट, दूसरा था कौन सा, साम्यवादी गुट, ठीक है ना। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, और साम्यवादी गुट का नेतृत्व करने वाला था सोवियत संघ, रूस। तो ये पूरा विश्व दो महाशक्तियों में सिमट कर रह गया था। अब इन दोनों के बीच में ही युद्ध के बाद में जो उनके विचारों में गर्मी आई, मतलब एक दूसरे में आपसी विचारों में जो टकराहट आई, वो टकराहट को ही हम यहां पर शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन था कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद में दोनों महाशक्तियां आपस में विचारों से टकरा रही थी। युद्ध के रण क्षेत्र में आने के बजाय या डायरेक्टली अस्त्र शस्त्र अर्थात कि हथियारों से लड़ने के बजाय विचारों से दोनों महाशक्तियां लड़ने लगी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, ऐसे कौन से कारण थे, तो उन्हीं कारणों पर दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे कुछ कारण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि युद्ध अर्थात शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, ये आपको इन 7 पॉइंटों के माध्यम से अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शीत युद्ध की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि शीत युद्ध को अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग शीत युद्ध से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि शीत युद्ध क्या है। क्यों, क्योंकि हमने इसके पहले वाले भाग में शीत युद्ध पर खूब खुल के चर्चा की थी, पूरे विस्तार से और पूरे व्यवहारिक रूप से, है ना। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट पार्ट की, उसको देख लेंगे तो आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था परमाणु हथियारों का आविष्कार सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद में बर्लिन की नाकाबंदी। अब बर्लिन की नाकाबंदी क्या थी, आपने ये जो है द्वितीय तृतीय चरण में इसको पढ़ने को मिला था आपके पहले वाले भाग में। उसके बाद साम्यवादी आंदोलन जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा चलाए जा रहे थे। इसके अलावा हित संघर्ष, आपस में हित एक दूसरे राष्ट्रों के हित आपस में टकराने लगे थे। सोवियत संघ विरोधी प्रचार, अमेरिका के द्वारा रूस के विरोध में प्रचार प्रसार बहुत भयानक रूप से चालू कर दिए गए थे। इस कारण से रूस के अंदर भी रूस के जो विचार थे या रूस जो है अमेरिका का विरोधी बनने लगा था। हित संघर्ष, इसके अलावा महाशक्तियों का पतन। तो यहां पर इन 7 बिंदुओं के माध्यम से हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों को अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका ये वाला पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अणु बम का आविष्कार, परमाणु हथियारों का आविष्कार। दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट आप इसे पढ़कर भी कंप्लीट कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पर इसका व्यवहारिक रूप समझाते हुए चलूंगा, है ना, व्यवहारिक रूप से समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि आपकी स्टडी पे दोनों प्रकार से एक मजबूत पकड़ बन जाए। व्यवहारिक रूप से भी समझते हुए चले, साथ में थ्योरेटिकल। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, सेशन खत्म होगा, उसके तुरंत बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए और उसका हैंड टू हैंड रिविजन लगाइए। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि एक बार लेक्चर देखने के बाद अगर आप इसके पीडीएफ का रिविजन लगाते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, 80% कंप्लीट हो जाएगा। 100% कंप्लीट करना है तो इसकी थर्ड जो स्टेज है वो भी आपको करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेज क्या है इसकी, आपको अपने नोटबुक से या आपके पास जो भी बुक है या नोट्स है या जो भी सीरीज है उससे आपको इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है। अगर आप पहले लेक्चर, उसके बाद हमारी पीडीएफ नोट्स का रिवीजन और उसके बाद फिर आपके बुक से इसका रिवीजन, तो इस 3 स्टेप के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो, पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अणु बम का आविष्कार। तो अणु बम के आविष्कार ने शीत युद्ध को कैसे बढ़ावा दिया, तो इसका शीत युद्ध की शुरुआत जो होती है दोस्तों, शीत युद्ध की शुरुआत जो होती है वो अणु बम के आविष्कार से कैसे होती है, जरा समझिए। दूसरा विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उस समय में अमेरिका ने ये दिखा दिया पूरे विश्व को कि उसके पास में अणु बम है, अणु बम वो बना चुका है। कैसे दिखाया था, जापान पर, आपको याद होगा जापान पर अणु बम का हमला किया था उसने, है ना, और जापान के खिलाफ या जापान पर अणु बम का प्रयोग किया था। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने अणु बम का जो है प्रयोग किया, वैसे ही पूरी दुनिया चौंक चुकी थी कि क्योंकि उससे पहले ना किसी ने भी अणु बम का आविष्कार नहीं किया था, या अगर किसी ने कर भी रखा था गुप्त रूप से तो किसी पर प्रयोग नहीं किया था। मतलब अभी तक दुनिया पूरी तरह से अनभिज्ञ थी परमाणु हथियारों को लेकर के। तो अमेरिका के द्वारा अणु बम
अनुसंधान जो चल रहा था, मतलब अणु बम का जो प्रयोग चल रहा था, बहुत काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी ना अणु बम बनाने की, अणु बम का जो है प्रयोग करने की, तो ये सारी प्रक्रिया पूरे वो गुप्त रूप से कर रहा था। लेकिन उसके जो हितैषी राष्ट्र थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनको इसकी सूचना थी, लेकिन उसने इस बात को रूस से छुपा कर रखा। किससे? रूस से छुपा कर रखा। जबकि रूस उस समय की एक बड़ी महाशक्ति थी, अमेरिका के बाद में उसी का नंबर आता था, तो रूस से ये बात छुपा कर रखी। तो इस कारण से रूस को ये बहुत, मतलब इसका अमेरिका का ये व्यवहार, छुपाने वाला व्यवहार बहुत बेकार लगा। इससे उसका जो विश्वास था, या कहे कि उसकी जो मित्रता थी अमेरिका और रूस के बीच में, ये इसमें एक दरार पड़ गई, और ये दरार ही शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक कारण बनकर उभरी। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत दोस्तों, नेक्स्ट है कि बर्लिन की नाकाबंदी। अब आपने इससे पहले वाले भाग में देखा था बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी। जर्मनी पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर के एक त्रिक्षेत्र का निर्माण किया था पूरी जर्मनी पर, है ना, और अपनी अपनी सरकारों का वहां पर एक गणराज्य बना दिया था। उसने एक गणराज्य, स्वतंत्र गणराज्य बना दिया था, तीनों ने मिलकर के, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर। तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि सोवियत संघ रूस के द्वारा लंदन के प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। किसने? रूस ने लंदन के प्रोटोकॉल को तोड़ा। कब? 1948 में, और बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया। किसने? रूस की सेना ने। जबकि जो बर्लिन था वो किसके अधिकार में था? उस समय ब्रिटेन के अधिकार में था। वो ब्रिटेन किसका हितैषी था? अमेरिका का हितैषी था। लेकिन यह रूस ने क्या किया? बर्लिन की घेराबंदी कर ली, जिससे पश्चिम बर्लिन और पश्चिम जो जर्मनी थी, पश्चिम बर्लिन और पश्चिम जर्मनी, इन दोनों के बीच में, एक सेकेंड, ओके, तो इस बीच में क्या हुआ कि जैसे ही रूस ने बर्लिन को घेरा, तो इस बीच में दोस्तों पश्चिम बर्लिन, मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो बर्लिन का पश्चिमी भाग और जर्मनी का पश्चिमी भाग, इसके बीच में जो राजमार्ग था, या कहें कि जो यातायात का जो रास्ता था, जैसे सड़क हो गया, जल या रेल, कोई सा भी रास्ता यातायात का, ये बंद हो गए, है ना, ये बंद हो गए। तो पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ रूस के उपरोक्त कार्यवाही की शिकायत करते हुए शांति के लिए खतरा बताया था। क्लियर है? तो यहां पर कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि पहली कार्यवाही किसके द्वारा की गई थी? जैसे कि अगर बात करें कि शीत युद्ध की, एक मिनट यार क्या हो रहा है ये, ओके, तो पहले अणु बम का आविष्कार करना, अमेरिका के द्वारा छुपाना, जिसका रूस को पता नहीं था। अब जैसे ही अमेरिका ने जापान पर हमला किया तो रूस को इस बात का पता चला, तो रूस भड़क उठा, है ना, अमेरिका का विरोधी होने लगा विचारों के माध्यम से। इसके अलावा जब बर्लिन पर, मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर जब ब्रिटेन का अधिकार था, तो उस समय ये रूस को पता होने के बावजूद कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका का हितैषी है, अमेरिका का मित्र राष्ट्र है ना, जो कि युद्ध में अमेरिका की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो लंदन, मतलब ब्रिटेन का अधिकार होने के बावजूद बर्लिन पर रूस ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर अधिकार करने के दृष्टिकोण से। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही रूस ने उस पर अधिकार किया, जिससे घेराबंदी की, तो उसके जो यातायात के जो मार्ग थे वो बाधित हो गए, और ये बाधित होने से उनका जो व्यापार का जो कार्यकाल था, जो भी कार्य थे बर्लिन के, वो सब के सब डिस्टर्ब हो गए। तो इसलिए पश्चिम के जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने सुरक्षा परिषद में ये आपत्ति जताई और रूस के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तो इससे क्या हुआ? आपस में अब ये व्यवहार टकराने लगे एक दूसरे के। क्लियर है? तो इस कारण से कहा जा सकता है कि बर्लिन की घेराबंदी भी शीत युद्ध के उत्पन्न में बहुत बड़ा कार्य था। इसके अलावा साम्यवादी आंदोलन की अगर बात करें, तो साम्यवादी आंदोलन कहां चलेगा दोस्तों? साम्यवादी राष्ट्रों में। साम्यवादी राष्ट्र कौन थे? साम्यवादी गुट कौन था? संयुक्त राष्ट्र रूस, है ना, सोवियत संघ रूस, माफ कीजिएगा, सोवियत संघ रूस। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरे विश्व में से दो ही महाशक्तियां बची थी, एक अमेरिका और एक रूस। और उस समय भी रूस क्या था? सोवियत संघ रूस कहा जाता था, क्योंकि वो पूरा संगठित था, उसका विघटन तो बाद में हुआ था। ठीक है ना। तो सोवियत संघ रूस में जो साम्यवादी आंदोलन चल रहे थे,
साम्यवादी आंदोलन कब की बात है? 1917 में। 1917 में जो साम्यवादी आंदोलन चल रहे थे वो भी शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बने। क्यों? क्योंकि इन आंदोलनों में पूंजीवादी व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया जा रहा था, जनता को भड़काया जा रहा था, है ना। पश्चिमी राष्ट्र पूरे पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, तो उनका विरोध साम्यवादी आंदोलन में हो रहा था। उसी प्रकार से जो पश्चिमी राष्ट्र थे, जो पूंजीवादी थे, वो भी साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करते थे। तो इस प्रकार से दोनों व्यवस्थाओं में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों विचारों में आपस में भयानक टकराव होने लगे। इस टकराव का ही एक कारण बना जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, विचारों के टकराव। क्लियर है। नेक्स्ट है हित संघर्ष। हित संघर्ष तो शीत युद्ध जो है राष्ट्रीय हितों का संघर्ष भी था। क्यों था? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वो क्या थी कि आपस में जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उनके हित आपस में टकराने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कई मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में अपने अपने स्वार्थ को लेकर के उनके हित आपस में टकराने लगे थे। तो जब आपस में हित टकराएंगे, अमेरिका सोचता था कि सिर्फ उसके हितों की पूर्ति हो, वहीं रूस सोचता था कि सिर्फ उसके हितों की पूर्ति हो। तो जब दोनों महाशक्तियां अपने अपने हितों की पूर्ति में लगे तो दोनों के विचार आपस में टकराना स्वाभाविक था और आपस में इनके हित टकराए, जिसके कारण से शीत युद्ध की उत्पत्ति होना स्वाभाविक हो चुकी थी। इसके अलावा पश्चिम द्वारा सोवियत विरोधी प्रचार। अब जैसे देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपने देखा साम्यवादी आंदोलन। तो साम्यवादी आंदोलन में क्या किया जा रहा था? पश्चिमी व्यवस्था मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया जा रहा था। उसी प्रकार से पश्चिम में भी सोवियत मतलब कि साम्यवादी व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। तो पश्चिम के राष्ट्रों में मतलब कि जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, उनके द्वारा रूस के जो विचार थे उनका विरोध किया जाना भी प्रमुख कारण रहा शीत युद्ध की उत्पत्ति का। क्लियर है। तो युद्ध काल में ही पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ के विरोधी वक्तव्य दिए गए, है ना, अर्थात प्रचार प्रसार किए गए। उसकी शासन व्यवस्था को तानाशाही सरकार कहा गया, तानाशाही शासन व्यवस्था कहा गया, जिससे सोवियत संघ के मन में वैमनस्य बढ़ने लगा। क्लियर है। और वो पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध में होने लगा। शक्ति संघर्ष की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक्चुअल में क्या है? शक्ति संघर्ष की ही राजनीति है। पहले भी थी और आज भी है ना। आज भी हर एक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपनी स्थिति को दृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र है उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य है। भाई देखिए, पूरे विश्व में जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए, ताकि दूसरे राष्ट्रों पर प्रभुत्व अपना जमा सके, इसके लिए वो अपनी शक्ति दिखाएगा। तो शक्ति दिखाएगा तो जब जो शक्तिशाली राष्ट्र होंगे उनके हित आपस में टकराएंगे, है ना। तो शक्ति संघर्ष होना निश्चित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ, रूस और अमेरिका ही दो मात्र शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो इन दोनों शक्तियों के हित आपस में टकराना, शक्ति संघर्ष होना स्वाभाविक था, अनिवार्य था। और जब इनके बीच में शक्ति संघर्ष होगा तो निश्चित तौर पर शीत युद्ध का जन्म होना स्वाभाविक हो गया था। क्लियर है। इसके अलावा महाशक्तियों का पतन। अब इसको इसी देखिए कि जब तक विश्व में कई सारी महाशक्तियां थी तब तक तो शीत युद्ध का उत्पन्न नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि बहुत सारी महाशक्तियां थी। भाई इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, इंग्लैंड के अलावा फ्रांस था, जर्मनी था, है ना, इटली भी जो है, कई सारे देश ऐसे थे जो कि शक्तिशाली राष्ट्र थे। अमेरिका, रूस, ये बहुत सारे राष्ट्र उस समय। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में क्या होता है? दूसरे विश्व युद्ध में पूरे संसार का पतन हो गया था दो राष्ट्रों को छोड़ करके। जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था उनमें दो राष्ट्र मतलब कि एक रूस और एक अमेरिका, इन दो देशों को छोड़ करके बाकी सब की व्यवस्था चरमरा चुकी थी। जर्मनी, जापान और इटली ये तो हार गए थे। तो हारने के बाद इनका तो पतन होना स्वाभाविक था, है ना। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, जो अमेरिका की तरफ से थे, ये जीतने के बाद भी इनको आर्थिक रूप से इतना नुकसान हुआ कि ये पूरी तरह से लंगड़े हो गए, है ना। ये पूरी इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस कारण से ये क्या हुआ? निर्धन हो गए। तो दूसरे विश्व युद्ध ने इनको पूरी तरह से आर्थिक रूप से पंगु बना दिया था। इस कारण से ये इनका भी पतन हो गया। अब पूरे विश्व में बचा कौन था? अमेरिका और रूस बचा खाली। तो यही दो राष्ट्र मात्र बचे थे। अब जब पूरे विश्व में दो राष्ट्र बचेंगे तो भाई उनका संघर्ष होना तो तय है ना। क्योंकि एक राष्ट्र चाहेगा कि मैं शक्तिशाली बनूं, दूसरा चाहेगा कि मैं तो अपनी अपनी शक्ति को सर्वोच्च साबित करने के लिए आपस में टकराना, मतलब कम से कम उनके विचारों को टकराना जो है स्वाभाविक हो जाता है। इस कारण से ही उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और ये प्रतिस्पर्धा ही दोस्तों शीत युद्ध के रूप में उभर कर सामने आई। तो ये 7 कारण थे जिनके कारण से शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है।
क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात करेंगे शीत युद्ध का एक्चुअल में प्रभाव क्या पड़ा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो शीत युद्ध लगभग 25 वर्षों तक चला, 25 वर्षों तक पूरा विश्व इस शंका में पड़ा रहा, इस शंका से मतलब व्यतीत होता रहा कि पता नहीं कब युद्ध छिड़ जाए, कब युद्ध छिड़ जाए और पूरा विश्व कब युद्ध की मार में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, क्योंकि अब तक पूरी तरह से आधुनिक हथियारों का निर्माण हो चुका था। और यह बात अमेरिका ने परमाणु बम का हमला करके जापान पर यह साबित कर दिया था कि विश्व में अब कई राष्ट्रों के पास में परमाणु हथियार आ चुके हैं, और अगर परमाणु हथियारों से युद्ध लड़ा गया तो विश्व का अंत तय है। तो इस शंका में, इस भय के इस छत्र में ही पूरा विश्व जी रहा था लगभग कम से कम 25 वर्षों तक। ये जो है ये इस प्रकार का शीत युद्ध वाला माहौल चलता रहा। 1945 से 1970 तक दोस्तों ये माहौल बना रहा। तो इसका पूरे विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा कि अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा भयानक रूप से बढ़ने लगी। हर एक राष्ट्र अब अस्त्र शस्त्र मतलब हथियारों को लेकर के और सैनिक शक्ति को लेकर के पूरी तरह सजग हो उठा था। हर एक राष्ट्र अपने जन कल्याण में पैसा खर्च करने की अपेक्षा वो अपने हथियारों पर पैसा अधिक से अधिक खर्च करने लगा। दूसरा प्रभाव पड़ा, विश्व जो है पूरे दो गुटों में बंट के रह गया, पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया। तीसरा था गुट निरपेक्ष आंदोलन उभर कर सामने आया। नेक्स्ट था परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह प्रभावहीन हो चुका था। उसके बाद में था कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा होने लगी। 6 बिंदु बहुत सटीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, याद रखने के दृष्टिकोण से भी और आपको शीत युद्ध के बारे में पता होने के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा, इसको अभी ऐसे समझिए देखिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध का माहौल बन गया है ना, एक दूसरे राष्ट्रों के विचार आपस में टकराने लगे थे। तो अब यहां पर प्रत्येक राष्ट्र, चाहे आप अमेरिका को मान लीजिए, चाहे वो रूस को मान लीजिए, या मान लीजिए कि और भी कई राष्ट्र जो कि छोटे राष्ट्र हैं, तो वो भी चाहते हैं कि कहीं शक्तिशाली राष्ट्र हम पर अटैक ना कर दे, है ना। तो एक खतरा, युद्ध का खतरा तो खतरा होता है। जरूरी थोड़ा ना कि अमेरिका हमेशा रूस पर ही हमला करेगा। भाई रूस के जो सहमत राष्ट्र थे या रूस के जो रूस का सपोर्ट करने वाले जो राष्ट्र थे, अमेरिका उन पर भी तो हमला कर सकता था। तो लगभग पूरे विश्व में ये माहौल बन चुका था कि अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो हमें हमारी सैनिक शक्ति और हमें हथियार ही बचा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब क्या किया जाने लगा, पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अस्त्र शस्त्रों की होड़ लग गई थी, है ना। हर एक देश यही चाहता था कि कैसे भी करके जो है अपना जो आर्थिक संसाधन थे उस देश के, वो अधिकतम आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अब अस्त्र शस्त्र के निर्माण में खर्च करने लग गए थे, ठीक है ना। तो इससे प्रतिदिन करोड़ों रुपए मात्र हथियार बनाने में खर्च होने लग गए थे। अगर इतना पैसा जनता के डेवलप मतलब समाज के विकास में लगता ना, उस राष्ट्र के आर्थिक विकास में अगर इतना पैसा लगाया जाता तो आज पूरा विश्व जो है आर्थिक रूप से पूरा विश्व सफल होता, किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पूरा विश्व हथियारों की ओर में जुट गया। तो ये एक नकारात्मक, बहुत ही भयानक नकारात्मक परिणाम था शीत युद्ध का, ठीक है ना। अगला था विश्व दो गुटों में विभाजित। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में हमने अभी देखा कि पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही महाशक्तियां बची थी। अब वो दोनों महाशक्तियां तो बची थी, अब एक तरफ अमेरिका चाहता था कि अधिकतम राष्ट्र जो है उसके पक्ष में आ जाए, उसी पर वही प्रयास उधर रूस भी कर रहा था। रूस भी जो साम्यवादी राष्ट्र थे उनको अपनी ओर कर रहा था, अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रों को अपनी ओर कर रहा था। हालांकि एक अन्य गुट भी था, एक गुट नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कुछ स्वतंत्र राष्ट्र भी थे जो छोटे थे, गरीब थे, अपना विकास करना चाहते थे, अभी स्वतंत्र हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, है ना। तो वो स्वतंत्र होने के बाद अपना विकास करना चाहते थे। तो ऐसे राष्ट्र भी थे जो दोनों में से किसी गुट में नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर उस गुट को अगर अलग कर दें, जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे थे, अगर उनको अलग कर दें दोस्तों, तो पूरा विश्व अब तक लगभग 2 ही गुटों में पूरी तरह बंट चुका था, है ना, 2 गुटों में। और किसने बांटा था? शीत युद्ध ने बांटा था। शीत युद्ध नहीं होता तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सारा माहौल वापस सामान्य हो जाता, है ना, हर एक राष्ट्र अपने अपने विकास में ध्यान दे पाता। लेकिन शीत युद्ध का माहौल बनने के कारण अपने विकास पर ध्यान देने की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होने लगी, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा, एक दूसरे गुट में सम्मिलित होने लगे, है ना, एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र को धमकाने लगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलने लगी थी, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जो महाशक्तियां थी, जो बड़े राष्ट्र थे जैसे अमेरिका और रूस, ये क्या करे, अपनी अपनी नीतियों को पूरे विश्व पर थोपने लग गए।
ठीक है ना। तो शीत युद्ध की राजनीति ने दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे का शत्रु, अच्छे खासा शत्रु बना दिया, साथ ही अनेक राष्ट्र भी परस्पर शत्रु बन गए। मतलब समझिए, सिर्फ अमेरिका और रूस ही शत्रु नहीं बने, बल्कि कोई राष्ट्र जो अमेरिका का समर्थन करता था तो वो भी रूस का समर्थन करने वाले राष्ट्रों का शत्रु बन गया। तो पूरा विश्व लगभग लगभग एक दूसरे का शत्रु बन चुका था। यह परिणाम हुआ था दो गुटों में बंटने का पूरे विश्व का। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो गुट निरपेक्षता का आंदोलन। हालांकि शीत युद्ध ने इसको भी नहीं बख्शा। शीत युद्ध का जो माहौल था ना, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन, मतलब कि कुछ राष्ट्र विश्व में ऐसे भी थे जो ना अमेरिका का सपोर्ट करते थे, मतलब समर्थन करते थे, और ना ही वो रूस का समर्थन करते थे। ये राष्ट्र वो थे जो अविकसित राष्ट्र थे, या कहें कि विकासशील राष्ट्र थे, जो अपना विकास करना चाहते थे। दोनों ही महाशक्तियों से पृथक रहकर, अलग रहकर अपना विकास करना चाहते थे। तो उन राष्ट्रों को ही यहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया था। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने जिस नीति का पालन किया, जिस नीति को उन्होंने फॉलो किया, उस नीति को यहां गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया था। क्लियर है। तो यहां पर दोस्तों शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप छोटे और कम शक्तिशाली देशों ने संगठित होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। यद्यपि शीत युद्ध का प्रभाव गुट निरपेक्ष आंदोलन की निष्पक्षता पर भी पड़ा, परंतु इंदिरा गांधी ने इस शीत युद्ध को लेकर कहा था, कुछ विचारकों ने कहा कि शीत युद्ध ने गुट निरपेक्ष जो राष्ट्र हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई है, उनको में भी हस्तक्षेप कर दिया है। किसने? शीत युद्ध ने, और उन देशों को भी तोड़ दिया है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बात को लेकर के अपने कुछ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष देशों की नीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंदोलन के रूप में वह पूरी तरह से निष्पक्ष है। आंदोलन के रूप में वह पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो इस बात से हमें यह साबित होता है कि यह समझ आती है कि इंदिरा गांधी ने जो कहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के, तो उस बात से यह साबित होता है कि भले ही शीत युद्ध ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश कर लिया था, लेकिन फिर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो विशेष उद्देश्य था उसे यह नहीं रोक पाया। जो राष्ट्र इन दोनों से पृथक थे वो हमेशा पृथक ही रहे। किससे? दोनों महाशक्तियों से। मतलब ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि परमाणु युद्ध का भय। भाई जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम का जापान पर हमला किया, परमाणु बम का जो है प्रयोग किया नागासाकी और वो भी जो भी हिरोशिमा वगैरह पर, तो वैसे ही पूरे विश्व में अब ये खतरा मंडराने लगा था। अब सिर्फ अमेरिका ने तो ये दिखा दिया कि उसके पास परमाणु हथियार है। तो जैसे ही रूस को पता चला कि भाई अमेरिका के पास परमाणु हथियार आ चुका है, तो फटाफट उसने बहुत जल्दबाजी की, तो रूस ने भी परमाणु हथियार बना लिए। इन सबको देखते देखते कई और राष्ट्र जिन्होंने भी अस्त्र शस्त्र बना लिए। तो अभी से एक्चुअल में हुआ क्या दोस्तों? तो सोवियत संघ के द्वारा परमाणु अस्त्रों के विकास से दोनों महाशक्तियों के बीच में एक संतुलन तो बन गया कि रूस के पास भी परमाणु हथियार है और अमेरिका के पास भी है, तो एक संतुलन बन गया। लेकिन शक्ति संघर्ष चालू हो गया, सैनिक प्रतिस्पर्धा चालू हो गई, है ना। और ये इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सैन्य प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप ही संपूर्ण विश्व में परमाणु युद्ध का भय का वातावरण जो था वो छा गया। मतलब पूरा विश्व आशंकित हो गया, आतंकित हो गया कि पता नहीं कब परमाणु हथियारों के साथ युद्ध प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि शीत युद्ध बहुत चरम सीमा पर था। परमाणु हथियारों ने शीत युद्ध को और भयानक तरीके से उसका माहौल और भयानक बना दिया था और डरावना बना दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावहीन होना। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था दोस्तों? जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाया जाता है। विभिन्न देशों के बीच में जो समस्याएं होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ही सुलझाई जाती है। लेकिन जब शीत युद्ध चला तो उस शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रवेश कर लिया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले निष्पक्षता के साथ में जो भी उसके विचार होते थे या जो फैसले होते थे वो निष्पक्ष रूप से होते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद में गुटों के आधार पर होने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर होती है ना। तो ये वीटो पावर का प्रयोग जो है अब राष्ट्र गुट के माध्यम से करने लगे, अपने अपने गुटों के हितों को रख करके उसको करने लगे और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग करने लगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां थी
जो कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मतलब जिस उद्देश्य को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, वो उद्देश्य वहां पर पूरा हो ही नहीं पा रहा था। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रभावहीन हो चुका था, है ना। दोनों महाशक्तियां बार बार वीटो का प्रयोग करती थी अपने स्वार्थ का सिद्ध करने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इसका कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। तो जैसा कि आपने देखा कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ लग चुकी थी, प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक पैसा हथियारों को बनाने में खर्च कर रहा था। तो ऐसे में जब वो अधिक पैसा हथियार बनाने में खर्च करेगा तो कल्याणकारी कार्यों में क्या खर्च करेगा, कर ही नहीं सकता था। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक राष्ट्र, सिर्फ दोनों महाशक्तियों की ही बात नहीं है, बल्कि विश्व के पूरे देशों ने, भाई जो गुटनिरपेक्ष वाले देश थे ना, जो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे थे, जैसे भारत या और अन्य राष्ट्र थे, तो ये देश भी अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इन्हें किसी पर हमला नहीं करना था, ये दोनों गुटों से सुरक्षित थे, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये देश भी जो है, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, ये भी आतंकित थे कि पता नहीं कब कौन राष्ट्र हमला कर दे, इसके लिए वो अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे थे। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने अधिकतम संसाधनों को वहां लगा दिया, जिन संसाधनों से वो अपनी जनता का विकास कर सकते थे। अब वो उन पैसों को जो है सैनिक शक्ति बढ़ाने में या जो है कि उसके हथियारों को बढ़ाने में खर्च करने लगे थे। तो शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने अपने अधिकतम आर्थिक संसाधनों का प्रयोग सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए कर दिया। इस कारण विभिन्न राष्ट्रों की जनता के हित एवं कल्याण की योजनाओं को बहुत अधिक धक्का पहुंचा, जबकि छोटे राष्ट्रों को अपने संसाधनों का प्रयोग सुरक्षा संबंधी योजनाओं में करना पड़ा। इससे इन राष्ट्रों के कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा हो गई। मतलब कुल मिलाकर के राष्ट्र अपने अधिक संपत्ति थी, या कहें कि अधिक जो आर्थिक संसाधन थे, उनका प्रयोग वह जो है सैनिक शक्ति बढ़ाने या हथियार बढ़ाने में उसका प्रयोग करने लगा, और जनता के विकास में वो उसको उपेक्षित कर दिया। उसको कुल मिलाकर जनता के जो कल्याणकारी जो कार्य थे, मतलब जो जनता के हित में जो कार्य थे, उन्हें उसने जो है नजरअंदाज कर दिया। तो ये था शीत युद्ध का प्रभाव, और इस प्रभाव के कारण ही पूरा राष्ट्र, मतलब पूरा विश्व जो है आतंकित रहा लगभग 25 वर्षों तक। इसके बाद धीरे धीरे शीत युद्ध की समाप्ति होने लगी थी। और ये शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ था, कैसे जो है इसकी समाप्ति हुई थी, ये हमने 5 चरणों में इसको देखा था प्रथम भाग में, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी शीत युद्ध की पूरी कहानी, 25 सालों की कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहां से दोस्तों इसमें देखिए हमने क्या किया था कि जब ये शीत युद्ध की कहानी प्रथम भाग में स्टार्ट की थी, इसके भाग 1 में जब हमने शुरू की थी, तो उसके सेकंड पॉइंट में जो हमने 5 चरण देखे थे, उन 5 चरण में जो है पूरे 25 साल की पूरी स्टोरी पर हमने डिस्कस किया था, है ना, 5 चरणों के माध्यम से। तो वहीं पर हमने देखा कि किस प्रकार से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, कैसे अपने टॉप लेवल पर पहुंचा और कैसे उसकी समाप्ति हुई थी। क्लियर है। तो चारों बिंदु, अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ, शीत युद्ध का कारण क्या था, शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण क्या थे, या शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, ये चारों बिंदुओं पर हमारा कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 3rd यूनिट में होगा दोस्तों। 3rd यूनिट में होगा तीसरे विश्व की समस्या। तीसरे विश्व की समस्या मतलब समझ जाइए, एक विश्व तो था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा विश्व था सोवियत संघ रूस, और फिर तीसरा विश्व वो है, या मतलब कि तीसरे विश्व में वो राष्ट्र है जो दोनों गुटों से अलग थे, जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे थे। तो उन जो कि अविकसित राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, है ना, उन देशों को के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि इस तीसरे विश्व के देशों की समस्याएं क्या थी। उस पर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।